तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सवाल स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 249 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग टाइम स्पेस ओल्ड डेमन के साथ अपने ट्रांजैक्शन को कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एक और क्लोन उस टाइम स्पेस ओल्ड डेमन का आ चुका होता है उस ट्रेजर को लेकर, जिससे कि वो लू फेंग के साथ एक्सचेंज कर सके। अब जो दूसरा क्लोन आता है वो पहले वाले क्लोन के साथ मर्ज हो जाता है और इसी के साथ वो अपने हाथों को फ्लिप करता है और वहाँ पे एक एज्यूरी वाटर ड्रॉप अपीयर होती है उसके हाथों में। अब ये वाटर ड्रॉप कैजुअली ट्रांसफॉर्म होकर एक फ्लाइंग बोट के शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टाइम स्पेस ओल्ड डेमन कहता है कि ये लेट स्टेज डिवाइन एम्पायर का एस्केपिंग का ट्रेजर से इसको तुम यूज कर सकते हो और ये तुम्हारे फ्यूचर में जब तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़कर जाओगे तो तुम्हें वहां पे कई सारे डेंजरस खतरों का सामना करने को मिलेगा और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मददगार होने वाले हैं। अब लू फेंग आगे बढ़ता है, उसको लेकर उसको देखने लगता है। लू फेंग के हाथों में वही ब्लू वाटर वाला ड्रॉप उसके हाथों में गिरता है, जिसके साथ लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को भी उसके अंदर पेनिट्रेट करके उसको देखने लगता है, जिसके साथ उसे ये महसूस होता है कि वो इस सीक्रेट ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही वो उसको कंट्रोल करता है वो जो फ्लाइंग बोट होती है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट होती है, वो फ्लाइंग ड्रॉप में तब्दील हो जाती है। लू फेंग उस मिस्टीरियस ट्रेजर्स की तरफ देखने लगता है कि क्या यही वो लेट गॉड एम्पायर स्टेज की लाइफ टाइप सीक्रेट ट्रेजर से। अब लू फेंग उसके अंदर इसके काउंटलेस सीक्रेट पैटर्न्स को देखने लगता है। वो भी थोड़ा सा हैरान होता है, अल्दो वो एक ही झटके में ये जान पाता है कि ये जो ट्रेजर्स उसने दिया है ये स्टार टावर से बहुत ज़्यादा इंफीरियर है, कमज़ोर है, लेकिन अभी के फिलहाल वो स्टार टावर के भी कुछ पर्सन कुछ ही हिस्सों को ही कंट्रोल कर पा रहा है। अभी भी लू फेंग पूरे के पूरे स्टार टावर्स के पावर को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। अब साथ में लू फेंग के पास जो ये ड्रॉपलेट आई थी वो भी अभी लू फेंग अपनी पावर्स की मदद से सिर्फ 10 ही पोर्शंस को ही एक्टिवेट कर सकता है। मतलब लू फेंग ना तो स्टार टावर के फुल पावर को अनलीज कर पा रहा है और ना ही इस ट्रेजर बोर्ड को भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर पा रहा है, जिसके साथ लू फेंग उसके अंदर ऑर्बिट पेनिट्रेट करने लगता है। लू फेंग को उस ड्रॉपलेट के हैवीनेस के बारे में पता चलता है कि ये कैसे उसके ओन अपने लाइफ फॉर्म से काउंटलेस टाइम डेंसर है, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी पावर से उसे क्यों न हिलाने की कोशिश करे वो उसको हिला नहीं सकता है। लू फेंग उस वर्ल्ड बोट ओरिजिन मतलब वो जो फ्लाइंग बोट होती है उसमें इतने सारे सीक्रेट पैटर्न्स को ये देखकर क्या था कि मैं तो इसमें पूरा का पूरा ओरिजिन वर्ल्ड ही सेंस कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये थी कि वो जो ट्रेजर होता है वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर से लाई गई होती, तो ऑफ कोर्स वो जो ट्रेजर होती है ऑफ कोर्स इससे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को ज़्यादा पावरफुल होती है, ऐसा कहा जा सकता है। लू फेंग उसको सेंस कर पा रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग एक झटके में चाहे एक ही सोच में तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के किसी भी पार्ट में जा सकता है। इस ट्रेजर्स को यूज करके इतना ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर्स था, लू फेंग ऑलरेडी ऐसा कर सकता था अपने खुद की पावर से ही। यहाँ पे ये बताया जाता है कि लू फेंग भले ही ऐसा कर ले लेकिन जो 3000 प्राइमोडियल यूनिवर्स मौजूद है वो उसे सुप्रीम रूल के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। अगर कोई रेकलेसली मतलब ऐसे ही करने की कोशिश करे तो उसको इसके एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ सकता है, जिसके साथ वो टाइम स्पेस ओल्ड डेमन कहता है कि इस फ्लाइंग बोट की जो रेंज है काफ़ी बड़ी है, तुम एक ही सोच में किसी भी जगह तक जा सकते हो। इसकी जो रेंज है उतनी तक में ही, मतलब कि इसकी रेंज मान लो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में है, तो अपने इस पावर इस बोट को यूज़ करके वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में कहीं भी जा सकता है सिर्फ एक ही सिंगल थॉट को। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मोर ओवर ये एक वर्ल्ड लाइफ फॉर्म की तरह है जो कि बहुत ही हैवी है, जो कि तुम्हें आने वाले खतरों से विद स्ट्रेंथ तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। मतलब ये भी बाकी सारे अटैक को रोकने में काम देती है, ऐसा ही कहा जा सकता है।
स्पेशली जबकि तुम्हारे पास कमज़ोर एबिलिटीज होगी और तुम ओरिजिन वर्ल्ड में बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के जाओगे तो ये आसान है कि तुम मारे जा सकते हो, इसलिए तुम इसको जरूर लेके जाना। लूपिन उससे पूछता है कि क्या बाहर सच में डेंजरस है? तो ओल्ड मैन स्पेस ऑफ टाइम कहता कि हाँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। यहाँ पे ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़कर जाने वाले बहुत कम ही वॉरियर्स है, और जो बहुत कम वॉरियर्स है वो भी नॉर्मल नहीं, वो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स मौजूद हैं। और ये सभी वॉरियर्स ओरिजिन वर्ल्ड से ही बिलोंग करते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे भी बंदे हैं जो कि दूसरे मैरियड वर्ल्ड से आते हैं, जिन्हें कि हम कल्टीवेटर या फिर प्रैक्टिशनर्स कहा करते हैं। इन सभी प्रैक्टिशनर्स के अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, सबके कल्टीवेशंस करने के अंदाज अलग होते हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं उनकी दुनियाओं में। जैसे यहाँ गॉड किंग कहा जाता है तो हो सकता है कि उनकी दुनियाओं में इस लेवल का नाम कुछ और हो सकता है। जिसके साथ वो आगे बताते हुए कहता है कि जब तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाओगे तो तुम उन सब के मेथड्स, उन सब के ट्रिक्स से अनफैमिलियर हो सकते हो। ये आसान बात है कि तुम उनके फंसाए हुए जाल में आसानी से फंस सकते हो। लूपिन बड़ी ही ध्यान से उन सारी बातों को सुन रहा होता है, क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिसके साथ वो आगे कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अपने सिर्फ सेम कैंप वाले बंदों से ही निस्तानाता रख सकते हो, उन पे ही विश्वास कर सकते हो, और बाकी के जितने बंदे हैं उसे हम ग्रेटेस्ट एनिमी की तरह देख सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभार तो हमारे खुद के कैंप के लोग ही हम पे अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो आगे ये भी बताता है कि जितने भी बंदे हैं, मतलब जितने भी चीज़ बाहर इस ओरिजिन केज वर्ल्ड के बाहर जन्म लेते हैं, उसे केओटिक ओरिजिन ब्लड लाइन कहा जाता है। उन्हें केओटिक ओरिजिन लाइफ, मतलब उन सभी को केओटिक ओरिजिन लाइफ बीइंग कहा जाता है, जो कि ओरिजिन केओटिक ब्लड लाइन से बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे केओटिक ओरिजिन लाइफ कोई और नहीं, ह्यूनियन लाइफ को ही कहा जा रहा है, क्योंकि बाहर जो केओटिक स्पेसेस होती हैं वहाँ पे ह्यूनियन लाइफ ही पनपा करती है, और उन्हीं सबको तो ह्यूनियन लाइफ को सब मार के अपने जितने भी एम्प्रेयर से कल्टिवेट किया करते हैं। इसके साथ वो यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे बताने लगते हैं, जिसे कि मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पे बता रखा है, जहाँ पे भी बताता है कि देखो उनमें जितने भी ह्यूमन लाइफ होते हैं, बहुत को तो लो लेवल इंटेलिजेंस और कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है, जो कि अपने ब्लड लाइन पावर्स को उतना उजागरित नहीं कर पाते, उतना यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो गॉड एम्पायर तक ही लिमिटेड हो जाती है। गॉड एम्पायर गॉड किंग के ऊपर वाले लेवल को कहा जाता है। जिसके साथ वो आगे बताता है कि जितने भी बेइंग्स से लो लेवल इंटेलिजेंस के, वो सभी लो लेवल ह्यूमन बेइंग्स कहा जाता है, और वो सभी हम जैसे ओपोनेंट्स के लिए, हम जैसे कल्टीवेटर्स के लिए ओपोनेंट का काम करते हैं, मतलब हमारे एनिमी के जैसा है। और बात करें स्ट्रॉन्ग हाई लेवल ह्यूमन लाइफ की, तो उनके बारे में तुम सोचना ही मत। अगर तुम उनसे एक बार टकरा गए तो तुम श्योर हो कि तुम मारे जा सकते हो, क्योंकि उनकी पावर्स बहुत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी क्लोन भी ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर छिपी हुई रहेगी, यहाँ पे आराम से जिंदा रहेगी, लेकिन फिर भी अगर तुम उन सारे हायर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से टकराओगे तो वो भी मारी जा सकती है। जिसको सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता कि क्या जो हमारी क्लोन ओरिजिन वर्ल्ड में है वो भी मारी जाएगी? क्या हमारे यहाँ पे सुप्रीम रूल्स हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे? तो वो टाइम स्पेस ओल्ड डेमन कहता है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ तक कि सुप्रीम रूल भी खुद को, अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। अब देखो सुप्रीम रूल होता क्या है, जैसे कि अगर ओरिजिन यूनिवर्स को ही देख लो तो उसकी अपनी एक विल पावर होती है, जिसे कि लू फेंग ने अपने गॉड किंग लेवल में आने के बाद सप्रेस, मतलब केओस लेवल में ही शायद सप्रेस करने की कोशिश की होती है, जहाँ पे वो आसानी से चाहता तो पूरे के पूरे ओरिजिन यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग ऐसा नहीं करता है, वो उसके साथ साझा बना लेता है। सेम टू सेम वैसे ही अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पास भी अपनी एक खुद की कॉन्शियसनेस कह सकते हो, अपनी खुद की सुप्रीम रूल्स कह सकते हो, जो भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जिसके कारण लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता कि क्या वो सुप्रीम रूल्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो वो बंदा उसको समझाते हुए कहता है कि जो इनेट ह्यूमन लाइफ क्लाइंस के बंदे हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के केओटिक ओरिजिन के जितने भी मॉन्स्टर्स
से कह सकते हो सभी मॉन्स्टर्स के ही जैसे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि हम जैसे कल्टिवेटर्स को बहुत ज़्यादा सरपास कर चुके होते हैं। मतलब हम सबसे बहुत लेवल ऊपर निकल चुके होते हैं। यहाँ तक कि हमारे सीनियर युवान और बाकी सारे वो अपने पावर्स का यूज़ करके सिर्फ उन इनेट युवान लाइफ क्लैन से रेसिस्ट ही कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी हम सिर्फ डिसएडवांटेज में ही होते हैं, मतलब हम अभी तक उनसे जीत नहीं पाए हैं। और बात करें मुझे जितना पता है, मुझे ये जानता है कि वो ये बताता है कि जितने भी सोर्स वर्ल्ड हैं उन्हें ये सभी हिडन लाइफ फॉर्म्स डिवॉर कर सकते हैं। जैसे कि मोरोसा को हमने देखा कि कैसे वो ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर जितने भी ट्रू गॉड्स थे उन सबके मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर करता था। सेम टू सेम वैसे ही ये जितने भी ह्यूमन लाइफ क्लैन के क्रिएचर्स होते हैं वो अपने पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट, मतलब क्या सकते हो इस ऑरिजिन वर्ल्ड को कंज्यूम करते हैं, जिसको देखकर तो लू फेंग में शॉक हो जाता है कि क्या कुछ ऑरिजिन वर्ल्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, इन्हें सुप्रीम रूल प्रोटेक्ट किया करते हैं, आखिरकार इन्हें डिवॉर कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग को इतना शौक होता देख, यहाँ पे अपना जो ओल्ड डेमन होता है वो क्या था कि क्या तुम्हें सच में लगता है, क्या तुम बताओ ऐसा क्यों है कि युवान ने इतने सारे ट्रेजर्स को ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर छोड़ रखा है, आखिरकार इसका क्या मतलब है, वो आखिरकार ऐसा क्यों ही करेगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। अगर वो स्ट्रांग भी बन पाए तो भी वो प्राइमोडियल लाइफ ट्राइब्स के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइमोडियल जो ह्यूमन लाइफ है उन्हें कई सारे नामों से डिस्क्राइब किया गया है, जैसे प्राइमोडियल लाइफ, क्योटिक ऑरिजिन लाइफ, क्योटिक सोर्स लाइफ, प्राइमर सोर्स लाइफ, ये सभी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद वो आगे बताता है कि मैं एक बार एक कोलोसल बीइंग से इन्वेड किया था, उससे विटनेस किया था, उसको अपनी आंखों से देखा था। जब उस वक्त हम लोग जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे हम लोग एक जगह गैदर हुए थे, जिसके कारण दिखाया जाता है कि उसी वक्त वो जो कोलोसल बीइंग होता है हम पे अटैक कर देता है और हमारी साइड के जितने भी प्राइमोडियल लाइफ के बंदे थे वो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाते, वो सभी एक ही झटके में मारे गए, तो सभी मारे गए थे। इसको देखकर तो लू फेंग हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि उस वक्त मेरे पास एक ही रास्ता था, अपने उस बचे हुए क्लोन को सेल्फ एनिहिलेट करने के लिए, ताकि मुझे डिजास्टर का फेस न करना पड़े। और उस अटैक में बहुत ही कम बेंग थे जो कि सर्वाइव कर पाते। अब देखो ऐसे अगर आपके सामने पावरफुल बेंग आ जाए तो उसके विल पावर से अपने ओरिजिनल बॉडी को मरवाने से अच्छा कि अपने उस क्लोन को ही डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि आपका जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद जो क्लोन है वो ना मरे, क्योंकि एक बार वो मारा गया तो आप मर गए, आप खत्म हो गए, इस दुनिया से चलेगा, आप कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकता। लू फेंग इन सारी बातों को सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि एक ऐसा बीस्ट है जो कि ओरिजिन वर्ल्ड को डिवॉर करता है, एक ऐसा कोलोसल बीइंग से जो कि इन जैसे पावरफुल बीइंग से टकराता है। इन सबके पास इतना भी पावर नहीं होता कि वो रेसिस्ट कर पाए, उन्हें अपने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और वो ये जानकर हैरान हो जाता कि ये सभी जिसको मैं स्ट्रॉन्ग मानता था, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग मानता था, मैं तो इन सब के मुकाबले अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। जिसके साथ वो आगे बताता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट की जो बाहर की दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है। वो लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि इसलिए मैंने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खोया ताकि मैं ब्रेक थ्रू करके इस ओरिजिन वर्ल्ड के बैरियर को तोड़कर अपने आप को और भी अपर लेवल तक ले जा सकूं। और वो लू फेंग की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे लू फेंग भी इन सब के बारे में सो जाता है, उसकी भी स्पीड आगे की तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग में वो वॉरियर देख पा रहा होता है जो कि आगे चलकर उन सबसे फाइट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जहाँ पे ये भी बताया जाता है कि हायर पोजीशंस के भी बंदे उन सबसे फाइट करने के लिए इतना कतरा रहे, वो भी उन सबसे फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पे उसके साथ ओल्ड डेमन ऑफ स्पेस एंड टाइम चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी लॉर्ड ऑफ टू रियल्म्स और मास्टर ऑफ वन फॉर ऑल लू फेंग से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। क्लियरली वो सब लू फेंग के स्ट्रेंथ को जान चुके थे, उन्हें विश्वास था कि वो उसकी मदद करेगा स्पेशल लाइफ रिमेंट्स को ऑब्टेन करने में और साथ में सीक्रेट टेक्निक्स को ऑब्टेन करने में। लू फेंग ने अपने बचे हुए 3 ट्रेजर्स को सेल करने की कोशिश की जो कि उसे एम्पर युआन से मिले थे, जो होते क्लॉक, बोट
मतलब बैटल बोट्स और ग्लोव्स, लेकिन यहाँ पे ये सभी 3 अर्ली स्टेज एम्पायर ग्रेड के ट्रेजर्स थे। इसके कारण मास्टर ऑफ 2 रियलम पैलेस और मास्टर ऑफ 1 फॉल उनको नहीं उतना भाव ही नहीं देते, क्योंकि आखिरकार अर्ली स्टेज एम्पायर ग्रेड के वेपन्स उन सब के लिए कुछ भी नहीं काम आएगा, उन सब के लिए कचरे के सामान उतना तो नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि उन सब के लिए वो कोई भी यूज़ नहीं था। इसके साथ हमें बताया जाता है कि ओल्ड डेमन स्पेस एंड टाइम ने ऑलरेडी 5 चीपेस्ट आइटम में से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम जो कि आर्मर और बीट था उनको बीट कर दिया था, उनको ले लिया होता है। अब इसी के साथ लू फेंग को उन सब लॉर्ड ऑफ 2 रियल्म्स और मास्टर ऑफ 1 फॉल से बाहर की दुनियाओं के बारे में बहुत ही अच्छा खासा इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, जहाँ पे लू फेंग को जैसे जैसे पता चलता है लू फेंग की जो दिल की बोझ होती है वो भी बढ़ती जा रही। वो तो 2 बंदे बिल्कुल भी नहीं छुपाते, वो खुलकर लू फेंग को सारी चीज़ें बताने लगते हैं, जहाँ पे लू फेंग को अपनी असली औकात का फिर से पता चलता है। मतलब लू फेंग जब भी अपने आप को सुपीरियर सोचने लगता है, उसकी अपनी औकात दिखाने के लिए वो सभी पावरफुल बेंग्स अपीयर हो जाते हैं। लू फेंग कहता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में तो बहुत ही ट्रू डार्क लैंड मौजूद हो, मैं तो अभी तक अल्टीमेट रोल में भी नहीं पहुंचा हूं और मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूं। लू फेंग अपने आप को प्राइड महसूस करा था, गर्व महसूस करा था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट में कोई भी उसका मैच नहीं कर सकता है। ऑलरेडी लू फेंग इनविजिबल हो चुका था ओरिजिन कॉन्टिनेंट में, लेकिन जैसे ही लू फेंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर के खतरों के बारे में पता चलता, लू फेंग की हेकड़ी निकल जाती है। ऑफ कोर्स लू फेंग अपने शॉर्ट कमिंग्स और स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होता है। लू फेंग का ड्रॉबैक ये था कि उसके रियलम अभी भी काफी ज्यादा लो है, जो कि सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग रियलम में ही होती है। लेकिन एक एडवांटेज भी थी, लू फेंग अभी ग्रेट डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को सीख रहा होता है। वो अगर उसके फ्यूजन को कंप्लीटली समझ गया तो वो लू फेंग अपने पावर्स को भी सरपास कर पाएगा। और मोर ओवर तो लू फेंग के पास स्टार टावर भी कंप्रीहेंड करने के लिए, और साथ में लू फेंग के पास गैलेक्सी किंगडम मौजूद है, जिसकी स्टेटस नियरली 2 एंशिएंट किंगडम्स के बराबर कही जा सकती है, जो कि साथ में 2 एंशिएंट किंगडम्स के नेचुरली जितने भी बंद हैं वो लू फेंग की तरफ एम जरूर करेंगे एनिमीज की। अब एनिमीज बढ़ेंगे तो लू फेंग उन सबको मारेगा, उन सबके ट्रेजर्स को लूट लेगा, कहा जा सकता है लू फेंग के पास मस्त सा प्लान होता है। अब इसी के साथ हमें एम्पायर गिवजी को दिखाया जाता है। इसके बारे में आपने पास्ट के एपिसोड्स में समझा जाना है, क्योंकि कैसे वो अपने लू फेंग के साथ ड्रीम रियल में एक्सप्लोर करने गया था, आपने भूला तो नहीं है। अब यहाँ पे एम्पायर गिवजी लू फेंग से मिलने के लिए आता है और यहाँ पे उसको ग्रीट करते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, मैं अपने पिछले लाइफ में ली है रिवर का गॉड किंग था, और मेरा जो पिछले लाइफ में था एम्पायर यान, एम्पायर जी और एम्पायर यू, जो कि यानफेंग एंशिएंट किंगडम से उन सब से ब्लड फीव्ड है, मतलब कि अपनी जान की बाजी लगाता देने की इतनी सारी दुश्मनी है, जिसके साथ वो बताने लगता है कि मैं अपने री इनकारनेशन के बाद हमेशा से रिवेंज की तैयार में था, लेकिन मेरा टारगेट्स उन सब में डी यान, डिग्जी और डीवू था, लेकिन मैं उन सबको नहीं मार पाया हूँ। अब यहाँ पे सिल्वर और लू फेंग उसी की तरफ देखने लगता है और हामी भरते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी गिवजी गॉड किंग के बारे में, ये मैटर के बारे में सुन रखा है, और वो उससे ही कह रहा होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है गिवजी एम्परर को, जो कि कहता है कि हाँ, जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं यहाँ पे आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो उसके पास अपनी रिवेंज की भावना होती है, क्योंकि उसे जिसको मारना था वो इतने भी आसानी से मरने वाले नहीं थे। जो उसके बंदे थे डियान, डिग्जी और डीवू, वो एम्पर लेवल के बंदे थे, और एक अकेला एम्पर उन सब के साथ फाइट नहीं कर सकता है। उसे लगा था कि वो किसी को मार नहीं सकता, उसने सारी आशाएं खो चुकी थी कि वो कभी भी अपना बदला ले ही नहीं पाएगा। लेकिन जब उसने सुना कि गैलेक्सी सॉवरिज ने डी युआन को मारा, तो उसको थोड़ी सी झलक मिली, उसको आशा मिली कि वो अपने बदले को पूरा कर सकता है। इसलिए वो इमीडिएटली यहाँ पे आ गया ताकि वो अपने लू फेंग के साथ ज्वाइन कर सके। जिसके साथ लू फेंग भी उसकी तरफ देखता और कहता कि मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ जो मेरे साथ लॉ रहते हैं और सच रहते हैं। मुझे उन सारे बंदों से सख्त नफरत है जो कि मेरे साथ रहकर ही मेरे खिलाफ दुश्मनी की
भावना रखते हैं। ग्यूजी, आज के बाद तुम हमारे गैलेक्सी किंगडम्स के एक मेंबर हो। अब एम्पर ग्यूजी भी रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करता और कहता ठीक है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है मोरोसा को, जो कि एम्पर ग्यूजी से कहता कि फॉलो करो मुझे, जिसके बाद हमें बताया जाता कि मोरोसा मतलब लू फेंग के बाद मोरोसा ही गैलेक्सी किंगडम का चीफ स्टेवर होता है। जैसे आपने अगर मैजिक एम्पर देखा होता, वहाँ पे स्टीवर्ड जू फैन को जानते होंगे स्टीवर्ड, तो वैसे ही अपना मोरोसा भी यहाँ का सारे कामकाज को निपटाने वाला था। और अभी मोरोसा के पास जो स्ट्रेंथ है उसके लिए ऐसे अनरूली पावरफुल गॉड किंग्स को संभालना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि वो गॉड किंग्स आराम से संभाल लेगा, आराम से वो भी उसके साथ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि ग्यूजी एम्पायर को जाते हुए देखता है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लू फेंग सोचते हुए कहता है कि मैं बस सोच रहा हूँ कि एक बार मेरे ब्रदर ग्यूजी को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, कि मैं लू फेंग ही हूँ, तो उसे कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगा। उसे ग्यूजी और 3 एम्प्रेस के बारे में अच्छे से पता था कि उसे कितनी ही डीपली उससे नफरत है, और लू फेंग भी इसके लिए सपोर्ट करता है। इसके साथ हमें बताया जाता है लू फेंग के बारे में कि लू फेंग जो फ्लेम विंड एंसेंट किंगडम्स के एम्प्रेस है, और साथ में थंडर एंसेंट किंगडम्स के जो रूलर्स हैं। लू फेंग कुछ को एडमायर करता है, उसे वो पसंद करता है, कुछ को डिसलाइक करता है, मतलब उसको नापसंद करता है, लेकिन कुछ के खिलाफ उसे मर्डरस और अभी इंटेंट करने की सक्षम हो जाती है, मतलब उसको मारने के ही लू फेंग का मूड बन जाता है। लू फेंग सोचता क्या था कि रिसेंटली अभी जो मेरे अंडर के कमांड में जितने भी गॉड किंग्स हैं उनकी संख्याएं बढ़ती ही जा रही है। रिसेंटली में टोटल में 16 नए गॉड किंग्स उसके साथ जुड़े थे, जिसमें से लू फेंग सिर्फ एम्परर ग्यूजी और गॉड किंग यूटियान को ही जानता था। यूटियान गॉड किंग वही फीमेल गॉड किंग है री इनकार्नेशन पवेलियन की, जिसके साथ लू फेंग ने ऑलरेडी कई सारे मिशंस को कर रखा होता है, वो भी अभी सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग में ही अटकी हुई थी। जिसके साथ लू फेंग को दिखाया जाता कि इस बार वो भी यूटियान गॉड किंग लू फेंग को ज्वाइन करने के लिए आई हुई हो, तो लू फेंग भी खुशी खुशी उसको रख लेता है, क्योंकि उसका भी थंडर इंस्टेंट किंगडम के साथ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ी चल रही है, लेकिन वो भी यहाँ पे क्या कर सकती थी, बदला नहीं ले सकते थे, इसलिए वो अपने लू फेंग के साथ आ चुकी थी, मिल चुकी थी। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर यानफेंग एंसेंट किंगडम पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि एम्पर किंग का पैलेस होता है। वो डी किंग कहता है बाहर की दुनिया को देखकर कि गैलेक्सी किंगडम एस्टैब्लिश हो चुका है, थोड़ा सा टाइम भी गुजर चुका है। मैं बिलीव करता हूँ कि जितने भी 3 मेजर एलियन रेसेस है वो उस मोनार्स को जरूर विजिट किए होंगे, और एक क्वाइट फीलिंग है कि वो इस ऑरिजिन रियलम के बियॉन्ड चला गया है। डी किंग को भी लग रहा होता है कि लू फेंग वो ऑरिजिन मतलब गॉड किंग लेवल को भी सरपास कर चुका है, जहाँ पे वो फाइनली कहता कि ये फाइनली टाइम हो गया है गैलेक्सी मोनार्स से मिलने का। मतलब देख रहे हो डी किंग कितना अच्छा बंदा है, उसे पता था कि लू फेंग जो कि अपना गैलेक्सी एम्पर है वो वहां पे अपनी किंगडम को एस्टैब्लिश किया है, तो उससे मिलने के लिए लोग आए हुए होंगे, तो ये बंदा उसको टाइम दे रहा था कि तू टाइम ले, सबसे मिल ले। फाइनली ये थोड़े दिन बाद जाकर खुद से गैलेक्सी मोनार्क से मिलने को रेडी हो जाता, वो उठता है, लेकिन सिंगल थॉट में लू फेंग के कैपिटल के पास पहुंच जाता है। इसी के साथ में कैपिटल के पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और मोरोसा को दोनों को एहसास हो जाता है कि कोई आउटसाइड वर्ल्ड आ चुका है, मतलब उसके गैलेक्सी किंगडम के कैपिटल के बाहर आ चुका है। उन दोनों को महसूस होता है कि जो आया है उसकी फोर्स काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, उसकी फोर्स ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिट तक पहुंच चुकी है, और मोर ओवर वहाँ पे ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। जिसके साथ मोरोसा को दिखाया जाता है, जिसके मन में कह सकते हो कि डर आ चुका होता है इस बंदे को देखकर। क्या था मास्टर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि जो सामने वाला पार्टी हो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, मैं उससे मैचअप नहीं कर सकता हूँ, मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे मोरोसा उसके सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, वो उससे फाइट नहीं कर सकता था, मोरोसा खुद एडमिट कर लेता है। अब भले ही मोरोसा एक अल्टीमेट रोलम का बेंग बन चुका है, लेकिन आखिरकार मोरोसा उस बंदे के सामने क्या ही कर सकता है जो कि ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुका है। लू फेंग भी कहता है कि उसका एग्जिस्टेंट गॉड किंग लेवल के अबव है,
है, जिसके साथ लूफिंग ये अच्छे से जानता था कि जो 3 मेजर एलियन रेसेस है वो अल्टीमेटली आउटसाइड बाहर की दुनियाओं से आए हुए हैं, तो उनकी पावर्स ऑलरेडी केओस रियलम तक सप्रेस है। मतलब कि जितने भी बंदे बाहर से आते हैं उन सब की रियलम हम जानते हैं कि हमेशा से सप्रेस करके रखी जाती है, उनकी रियलम सिर्फ केओस रियलम की होती है। अब जो बाहर वाले बंदे उन सब की पावर्स ऑलरेडी गॉड किंग लेवल्स को सरपास कर रखी होती है। अगर वो अपने गॉड किंग लेवल्स के सरपास के साथ ही इन सारे इनसाइड वर्ल्ड में आ जाएंगे तो वो तबाही नहीं मचा देंगे। इसलिए यहाँ का जो सुप्रीम रूल होता है वो उनकी पावर को सप्रेस करता है। लूफिंग उन सबसे बड़ी आसानी से डील कर सकता है क्योंकि उन सब की रियलम सिर्फ केओस रियलम की थी जो कि काफी ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन इस वक्त जो लूफिंग के सामने जो बंदा मौजूद था वो एक अलग ही लेवल का एग्जिस्टेंस होता है। लूफिंग कुछ कर तो नहीं सकता, बस कॉशियस ही था। लूफिंग सोचता और कहता कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन सा ये दोस्त आया हुआ है, जिसके साथ वो एक आवाज आती है जो कहता है कि मैं डी किंग हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी को देख सकूं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे ग्रीन रॉब में बंदा कैपिटल के बाहर निकलता है, गेट के पैलेस के सामने आ जाता है और डायरेक्टली पैलेस के अंदर नहीं आता, मेन गेट के सामने ही खड़ा होता है। जिसके साथ हमें पता चलता है कि जो बंदा मतलब डी किंग जो आया है वो अच्छे इंटेंशंस के साथ आया है, वरना वो तो लूफिंग की कैपिटल में घुस के ही उसके साथ फाइट करने लग सकता था अगर उसका मूड होता तो लूफिंग भी उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। मतलब कि दोनों में बैटल टाई जितनी हो जाती। अब लूफिंग भी उससे कहता है कि ये मेरा ऑनर है कि हम गैलेक्सी किंगडम्स, ये मेरे गैलेक्सी किंगडम के लिए ऑनर है कि यहाँ पे एम्पर किंग खुद आए हुए हैं विजिट करने के लिए। वहाँ का दरवाजा खुलता है, डी किंग अंदर आता है। सिर्फ 2 स्टेप में हम डी किंग 9 स्टोरी पवेलियन पैलेस के अंदर आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर लूफिंग ऑलरेडी बैंक्वेट को सजा चुका था और मोरोसा भी खड़ा था, जहाँ पर डी किंग भी एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता फाइनली आज मैं लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी से मीटअप करने का टाइम आ चुका है। मतलब डी किंग उतना भी अच्छे से स्माइल करके उसको नहीं बोलता क्योंकि उसने लूफिंग ने उसके एक एम्पर को मार रखा है, तो क्या से इतनी खुशी से उसके सामने बोल सकता है, इसलिए वो थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान ही होता है। इसके साथ ही उसकी नजर मोरोसा पे जाती है और वो उससे पूछता कि आखिरकार ये ओल्ड सर्वेंट कौन है, और एक ही सिंगल ग्लांस में वो अपने नंबर्स ऑब्जर्वेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके मोरोसा के अंदर झांक कर देखने लगता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। अब यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशन से जो लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी मतलब लूफिंग है उसके अंदर ऑलरेडी टेरिफाइंग रिवर ऑफ ब्लड मौजूद है, उसकी हैवी पावर है, मैजेस्टिक पावर है, उसकी पावर्स काफी ज्यादा है जिसको नाप पाना बहुत ही मुश्किल है। और साथ में ओल्ड सर्वेंट जो कि अपनी मोरोसा को वो स्कैन कर रहा था तो उसको भी वो देखकर हैरान हो गया था कि वो भी उसके अंदर नहीं झांक कर देख रहा है। मतलब कि वो लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी को तो देख ही नहीं सकता था लेकिन वो उसके सर्वेंट को भी नहीं झांक कर देखा था। अब यहाँ पर लूफिंग छिपाता नहीं है और कह देता है कि ये बीस्ट मेरे रियलम से आया हुआ है। मतलब यू कह देता है कि मैं भी बाहर की यूनिवर्स से आया हुआ हूँ, इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता हूँ, और ये जो मेरा सर्वेंट है ये एक बीस्ट है, मतलब वर्ल्ड बीस्ट है जो कि मेरे रियलम से आया हुआ है। मतलब लूफिंग अभी इतना पावरफुल हो चुका है कि उसे छिपाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने मोरोसा ने अपना आइडेंटिटी को रिवील कर ही दिया होता है। डी किंग हंसते हुए कहता है कि वही तो मैं सोचूं कि आखिरकार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में एक साथ दो पावरफुल एक साथ कैसे इमर्ज हो सकते हैं। ऐसा लगता है ये तो आपका एक रियलम बेस्ड सर्वेंट है। वो अच्छे से जानते थे कि ये लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी कितना कैपेबल है और वो क्या था तारीफ में कि ये लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो कि एक रियलम बेस्ड को न्यूचर करने में कैपेबल है। अब यहाँ पर वो लूफिंग से ये कहता है कि एक बार तुम एम्पर किंग के लेवल तक आ गए तो तुम किसी भी रियलम बेस्ड की तरफ ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पे रियलम बेस्ड की ही अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक किस्मत होती है कि वो सिर्फ अल्टीमेट रियलम तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर वो कभी भी नहीं जा सकते हैं। मतलब कि अभी हमें श्योर नहीं है लेकिन लूफिंग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा जिससे कि अपना मोरोसा मरे नहीं, क्योंकि यार अपना लूफिंग अपने किसी भी करीबी को मरने नहीं दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।